तो स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम सर रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑडिट प्रोसीजर। तो ये आपको जो लास्ट चैप्टर मैंने बताया चैप्टर 4 रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल उसी का एक कंटिन्यूएशन है। अब सर क्योंकि इस चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ऑडिट प्रोसीजर की बात ना करें, तो आज ऑडिट प्रोसीजर्स रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो हमारे प्यारे प्यारे बोर्ड नोट्स हैं ये कहां मिलेंगे सर? टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके रख लो ताकि कोई भी काम की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है? एंड वीडियो पे अपने अटेंडेंस जरूर लगा देना, वीडियो को लाइक करके आ जाओ, शुरू करते हैं। तो मैंने कहा चैप्टर 5 ऑडिट प्रोसीजर बात करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स की, जिसमें दो प्रोसीजर आते हैं, रैप और फैप। रैप का मतलब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसमें हम क्या करते थे? आइडेंटिफाई और असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, एनवायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल। ठीक है सर, इसी के बारे में हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, अब 5 में भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, अब चैप्टर 5 में जो चीज डिटेल में हम पढ़ेंगे वो है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आ जाओ रैप की कंटिन्यूएशन कर लेते हैं। तो ये कहते हैं रैप में क्या क्या इंक्लूडेड है, यानी व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो आप ये चीज कैसे करोगे? तो मुझे बताओ 5 प्रोसीजर क्या होते थे? AEIOU, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस। तो जब आप एनालाइज कर रहे हो, देखना चाहते हो कहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो क्या मैं एनालिटिकल कर सकता हूं? हां, इस साल की फिगर को पिछले साल से कंपेयर कर सकता हूं और जहां भी ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज है उसको हम बोल सकते हैं हाई रिस्क हो सकती है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, रिकैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, रीपरफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये टेस्टिंग वाले प्रोसीजर होते हैं। समझने के लिए आप इंक्वायरी, इंस्पेक्शन कर सकते हो और ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो अब आ जाओ इन प्रोसीजर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंक्वायरी की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है मैनेजमेंट और बाकी लोगों से विद इन द एंटिटी इंक्वायरी कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब सर ये बाकी लोग कौन है? सारे बच्चे प्लीज बोर्ड पे फोकस करना, मजा आएगा। सबसे पहले आप बात कर सकते हो मार्केटिंग और सेल्स के लोगों से। मार्केटिंग वाला क्या बताएगा? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में क्या चेंज है। सेल्स वाला क्या बताएगा कि सेल का ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर के साथ क्या अरेंजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन वाला बताएगा अबाउट द रिस्क। कौन सी रिस्क? ऑपरेशनल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क। टीसीडब्ल्यूजी क्या बताएगा? सर टीसीडब्ल्यूजी का काम होता है ओवरसाइट करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस पे, तो ये आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के बारे में बताएगा, यानी द एनवायरमेंट जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सन यानी आईटी सिस्टम वाला क्या बताएगा? सिस्टम के बारे में। सिस्टम है सिस्टम, तो मैंने कहा सिस्टम में कोई भी चेंजेस हुए हैं, सिस्टम का क्या फेलियर है, सिस्टम में क्या रिस्क है, ये सारी बातें आपको बता देगा। इंटरनल ऑडिटर क्या बताएगा? अपने प्रोसीजर्स के बारे में, क्या क्या प्रोसीजर्स उसने परफॉर्म करे। इन हाउस लीगल काउंसिल किसके बारे में बताएगा? लिटिगेशन के बारे में, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में, फ्रॉड के बारे में। और जो भी इंप्लॉइज क्या कर रहे हैं सर? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के साथ डील कर रहे हैं, इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग द कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, आप इनसे चेक करो क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो इस तरह से आप इन लोगों से इंक्वायरी कर सकते हो और ये सब बातें जान सकते हो। तो मैंने कहा हमें इंक्वायरी किससे करनी है सर? जिस मिस्टर ने टाई पहनी है। जिस मिस्टर ने टाई पहनी है। मिस्टर टाई का क्या मतलब है? सारे बच्चे साथ में मेरे को रिवाइज कराओ, रिवीजन के अंदर रिवीजन। सबसे पहले एम फॉर मार्केटिंग और सेल्स पर्सन, जिससे हमने चेंजेस इन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स ट्रेंड समझ लिए और जो भी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है समझ लिए। आर का मतलब क्या है? रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, जिससे आपने ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क समझे। टाई का मतलब क्या है? टी फॉर टीसीडब्ल्यूजी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोसेस के बारे में बताएगी, यानी किस एनवायरमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। आई का क्या मतलब था? तीन आई है। आईटी पर्सन जो सिस्टम के बारे में बताएगा, सिस्टम में क्या चेंजेस हैं, सिस्टम में क्या फेलियर्स हुए और क्या सिस्टम रिस्क है। इंटरनल ऑडिटर अपने प्रोसीजर के बारे में बताएगा। इन हाउस लीगल काउंसिल आपको लीगल केसेस के बारे में बताएगा, कंप्लायंस के बारे में बताएगा विद द लॉज, रेगुलेशन और फ्रॉड्स। एंड आखिरी में जो एम्प्लॉइज कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के साथ डील कर रहा है वो आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बता देगा। तो इसी के ऊपर हमने किया क्वेश्चन। सर कौन सा क्वेश्चन? मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सारे बच्चे फोकस करेंगे किस तरह से आई से पूछ सकता है। 2 बार ये क्वेश्चन आया, आरटीपी नवंबर 20 और मई 24। मई 24 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई ये लोग हैं, इनसे बताओ क्या क्या पूछोगे, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला कि भाई आप ना इंक्वायरी कर सकते हो सर, इंक्वायरी कर सकते हो विद द मैनेजमेंट एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और आपको जो इंफॉर्मेशन है ये मिल सकती है फॉर आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आइडेंटिफाइंग द रिस्क यानी कौन सा प्रोसीजर कर रहा हूं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है फ्रॉम इंक्वायरीज विद अदर्स विद इन द एंटिटी। तो इसने आपसे अदर्स के एग्जांपल पूछे, तो सिंपल सी बात है अदर्स में आपने मिस्टर टाई से इंक्वायरी करनी है। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दी। डन 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 सर। अब सारे बच्चे एक बार फटाफट आ जाओ अपने बुक पे।
सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या फोकस करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो हमने चैप्टर 4 में भी बात की थी, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरमेंट इंटरनल कंट्रोल, ताकि आप आइडेंटिफाई और असेस कर पाओ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। कौन से 2 लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्शन लेवल। इसकी 4 एक्टिविटीज हमको ऑलरेडी पता है, जो ऊपर डेफिनेशन दे रखी है उसी को एक्सपेंड कर दो। आइडेंटिफाई द रिस्क, असेस द रिस्क, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तो नहीं। अब रिस्क है तो कंट्रोल है, यानी रिस्क में देखो व्हाट कैन गो रॉन्ग प्लस उसके रिलेटेड कंट्रोल्स देख लिए, एंड लास्ट में हम क्या देखते थे, रिस्क का लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड, कहीं मैग्नीट्यूड की वजह से मटेरियल स्टेटमेंट ना हो जाए। अब सर रैप की रेलिवेंस क्या है, मैंने कहा इसी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई और असेस करते हो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। दैट्स इट, दैट्स इट। क्या सिर्फ मैं रैप के भरोसे बोल दूं मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया? नो सर, इससे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता, आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। अब इंक्वायरी वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। सारे बच्चे आ जाओ, एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात करते हैं। 5 स्टार टॉपिक है एमटीपी जैन 25, आरटीपी नवंबर 23। अगेन कम बैक टू योर नोट्स। आ गए सर, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना, मजा आएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के केस में सबसे पहले आप इंट्रो याद रखोगे। इंट्रो में क्या आता है, कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क। आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क यानी आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी जिसके बारे में ऑडिटर को अनअवेयर था, एंड साथ ही साथ असेस द रिस्क ताकि वो रिस्पॉन्ड कर पाए टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है सर, अब आ जाओ मेन पार्ट पे जहां हम थोड़ा सा चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। ये कहता है जब आप एनालिसिस करोगे तो आपने दोनों इंफॉर्मेशन कंसीडर करनी है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जांपल के तौर पे मान लो आप सेल्स को एनालाइज कर रहे हो, तो सेल्स के केस में आप रिलेशन देखोगे बिटवीन द सेल्स एंड द स्क्वायर फीट ऑफ सेलिंग स्पेस। तो जो सेल्स है इसके आगे रुपीज आ रहा है, दिस इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और जो स्क्वायर फुट ऑफ सेलिंग स्पेस आपने बेचा, दिस इज द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसी तरह से सेल्स और वॉल्यूम ऑफ गुड्स में आप रिलेशन देख सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स है दिस इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सेल्स इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये आपने एनालिसिस देखते हुए चलना है। जब आप एनालाइज करोगे तो हो सकता है आप आइडेंटिफाई करो, क्या अनयूजुअल टमाटर। टमाटर बड़ा मजेदार। तो मैंने कहा कौन से टमाटर की बात हो रही है? टमाटर का मतलब है अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, अमाउंट्स, ट्रेंड्स, रेशियोज। बोलो मेरे साथ, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, अमाउंट्स, ट्रेंड्स और रेशियोज, ये आपको अनयूजुअल चीजें मिल जाए जिनका क्या होगा, ऑडिट इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन मतलब इट कैन बी आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर तक जो कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही थी वो 10% थी, इस साल अचानक सेल्स 40% ग्रो कर गई, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो मतलब इन्होंने हो सकता है जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स हैं यहां पे फिक्टिशियस सेल्स दिखा रखी हो सकता है देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ फिक्टिशियस सेल यानी फ्रॉड। तो यही बात मैंने आपको यहां पे समझाई थी। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना, सर क्या, एक एग्जांपल लिया मैंने केस 1 और केस 2। जब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहा हूं, 2 तरह के डेटा मैं एनालाइज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, जियो का जो टोटल रेवेन्यू है मैंने एयरटेल के टोटल रेवेन्यू से कंसीडर किया, तो क्या ये मुझे एनालिसिस डीप एनालिसिस है या ऊपर ऊपर से है? सर ये ऊपर ऊपर से है। तो जो ऊपर ऊपर से होता है उससे आपको सिर्फ एक ब्रॉड इंडिकेशन मिल सकती है कि जियो के रेवेन्यू में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। केस नंबर 2 क्या होता, सर मैं स्पेसिफिक डेटा कंपेयर करता, जियो का ब्रॉडबैंड वर्सेस एयरटेल का ब्रॉडबैंड, तो यहां बेटर एनालिसिस होता। तो इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने अंग्रेजी में लिख रखा है, कहते हैं when the analytical procedure use aggregated data, aggregated मतलब सारा रेवेन्यू एक साथ आप कंपेयर कर रहे हो, so it can provide broad indication, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बता सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। तो क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर काफी नहीं है तो आपको और इंफॉर्मेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। कंसीडर अदर इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एक बार फटाफट आ जाओ, पूरा का पूरा फ्लो मैं आपको एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। रिवीजन के अंदर रिवीजन, तो पहला पार्ट आपने एनालिटिकल प्रोसीजर में लिखना है कि इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम एंड रिस्पॉन्ड। इसको कैसे लिखेंगे, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स जिसके बारे में ऑडिटर को नहीं पता था, एंड हेल्प इन असेसिंग द रोमम टू रिस्पॉन्ड टू द असेस्ड रिस्क, यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आप कर पाओगे। अब आ जाओ मेन पार्ट की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम दोनों इंफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। एग्जांपल, सेल्स के केस में नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, स्क्वायर फुट ऑफ सेलिंग स्पेस और वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो हो सकता है क्या मिल जाए, अनयूजुअल टमाटर। टमाटर मतलब ट्रांजैक्शन, अमाउंट्स, ट्रेंड्स, रेशियोज जिसकी ऑडिट इंप्लीकेशन है, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। फिर शुभम सर ने आपको बताया कि जब भी एग्रीगेटेड डेटा यूज करोगे तो इससे सिर्फ ब्रॉड इंडिकेशन मिलेगी, ऊपर ऊपर से पता चलेगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। सो यू नीड टू कंसीडर अदर इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। इतना भी अगर आपने लिख दिया आपकी नैया पार लग जाएगी। ठीक है, नैया पार जनन ना जाना। तो यही बात आपके नोट्स में यहां पे मैंने दे रखी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आ जाओ सारे बच्चे।
हे क्वेश्चन करेंगे। यस सर, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स का पूरा ज्ञान दे दिया। आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट, जिसके बारे में उसको पता नहीं था, असेस द रिस्क, रिस्पॉन्ड टू द रिस्क, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो जो शुभम सर ने पूरी ज्ञान की वर्षा करी वो पूरी की पूरी लिखनी है। अब आप वो स्टूडेंट नहीं हो जो इससे घबरा जाओगे, क्योंकि आपको पूरी लिंकिंग पता है कैसे चीजें फ्लो कर रही थी। ठीक है सर। दूसरी चीज जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है कि एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूजफुल टू द ऑडिटर, कैसे करना है, अगेन कुछ नहीं करना, पूरी की पूरी बात लिखनी है। अब आता है मसालेदार क्वेश्चन जो जैन 25 में इन्होंने पूछा। सर जैन 25 के एग्जाम में, मैंने कहा नहीं, जैन 25 की एमटीपी का क्वेश्चन है। तो ये कहता है सीए सृष्टि, ओहो, सृष्टि वाइल ऑडिटिंग द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम शी वांट्स टू एनालाइज यानी एनालिटिकल प्रोसीजर कर रही है। अब ये एनालिसिस क्यों कर रही है? बिकॉज इसका ऑब्जेक्टिव है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना। तो बताओ ये कौन सा प्रोसीजर है? मैंने कहा दिस इज अ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो पहला काम तो आप सबने कर लिया, एक नंबर तो इसका मिल गया। शी इज परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब ये कह रहा है कि इसका रेलिवेंस क्या है। तो जब आपसे रेलिवेंस पूछा जाए तो आपने एनालिटिकल प्रोसीजर के ज्ञान की वर्षा करनी है। कहां तक? फ्रॉड तक। वो ब्रॉड इंडिकेशन वाला पॉइंट नहीं इंक्लूड करना कि एग्रीगेटेड डेटा होगा तो ब्रॉड इंडिकेशन, उतना डिटेल में नहीं जाना, आप बस फ्रॉड तक लिख देना। ठीक है सर। उसके बाद आखिरी में कहता है क्या हम सिर्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के भरोसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो लास्ट में आप बस इतना लिखोगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एक बेसिस बन जाता है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बट क्या ये काफी है? नहीं, इट डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। हम सिर्फ इसके बेसिस पे ओपिनियन नहीं दे सकते। डील डन सर। तो ये एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज इसको इग्नोर करके मत चलना। अब आओ मेरे साथ, अगला टॉपिक क्या था सर? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। जुलाई 21 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया। तो देखो क्या कहता है। तो मैंने कहा ये ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन के बारे में हमको ऑलरेडी पता है। तो क्या ऑब्जर्व करोगे सर? किस तरह से एंटिटी का धंधा चल रहा है, दैट इज द ऑपरेशन। अब धंधा कहां होता है? ऑफिस में होता है, प्लांट में होता है। ऑफिस में होता है, प्लांट में होता है। मैं जानता हूं तुम ये डांस वांस नहीं करते, ठीक है, ऐसे बैठे रहते हैं। बोल मास्टर। हाँ 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 हाँ, बढ़िया बढ़िया, बोल बोल बोल। अरे ऐसे थोड़ी होता है। लर्न विथ फन, एंजॉय करो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई को। किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हैं। तो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, ऑपरेशंस कहां होते हैं? प्रीमाइस में हो सकते हैं, यानी ऑफिस में हो सकते हैं, फैक्ट्री में हो सकते हैं। तो मैंने कहा प्रीमाइस और प्लांट फैसिलिटीज को हम ऑब्जर्व करेंगे, किस तरह से धंधा चलता है, किस तरह से प्रोसेस चलते हैं। गॉट इट सर। साथ ही साथ हम क्या करेंगे? इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन किसकी करते हैं? डॉक्यूमेंट्स की करते हैं और एसेट्स की करते हैं। तो एसेट्स वाला पॉइंट इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स वाला किया है। डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ सकता है? मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स में आ सकते हैं इनके क्या प्लान्स हैं, इनकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ज्यादा हो रहा है सर, बस प्लान और स्ट्रेटेजी पे रुक जाओ। ओके, जो इंटरनल कंट्रोल के मैनुअल से उनको रीड वगैरह करो, समझ आएगा क्या कंट्रोल है। फिर आपने इनकी रिपोर्ट देखनी है, किसकी? जो मैनेजमेंट ने बनाई है, टीसीडब्ल्यूजी ने बनाई है। हर मैनेजमेंट का काम होता है क्वार्टरली अपडेट देना, कितना रेवेन्यू कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया। तो जो क्वार्टरली रिपोर्ट है मैनेजमेंट की, उनको देख लो। टीसीडब्ल्यूजी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं, वो सब भी आप देखते देखते चल सकते हो। तो यहां पे हमारा एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला कवर हो गया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सीधा सीधा बोले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स बताओ, क्या ऑब्जर्व कर सकते, क्या इंस्पेक्ट कर सकते। तो मैंने आपको बाइफर्केशन करके दे दी। ऑब्जर्वेशन में हम ऑपरेशन देखते हैं, वाला पॉइंट ये खा गए। और प्लांट फैसिलिटीज और प्रीमाइसेस। इंस्पेक्ट क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स। डन डना डन डन सर, डन डना डन डन। फिर मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी। कौन? ये है हमारी एचआर मैनेजर। तो मैंने कहा एचआर मैनेजर के पास कौन गया? बबलू द आर्टिकल इंटर्न। सो क्यूट क्यूट बबलू गया क्यूट क्यूट एचआर मैनेजर के पास। और ये क्यों गया एचआर मैनेजर के पास? सर इसको एचआर का प्रोसेस समझना था। कहीं ना कहीं पीएनएल में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का खर्चा आ रहा है, और इसको शुभम सर ने सिखाया था कि तुमको रैप भी करना है, फैप भी करना है। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यानी एचआर का प्रोसेस समझने गया। तो एचआर वाली मैडम ने बताया कि हम जब एम्प्लॉय आते हैं तो उसको ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, सैलरी स्लिप मिलती है हर महीने, फिर साल के एंड में बोनस की वर्किंग होती है, इंक्रीमेंट लेटर बनता है। अगर एम्प्लॉय को हम पसंद नहीं आते तो वो चला जाता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेके और रेजिग्नेशन लेटर देके। क्या इसने पूरा प्रोसेस समझ लिया? हाँ सर। अब आपके मन में क्या आ रहा है? सर जब पूरा प्रोसेस समझ ही लिया है, जब मालिक इतना खर्चा हो ही गया, तो 2 चिप्स ले लेते हैं। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के साथ साथ आप यहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव भी कर सकते हो। कैसे? आप एचआर को बोलो सुनो, ये जो तुमने बातें बताई है ना, 2-2 लेटर पैक कर दो। 2-2 लेटर पैक कर दो, यानी कुछ सैंपल्स इन सबके हमको दे दो, ताकि इसे जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है इसके लिए मेरे पास अच्छे सैंपल इकट्ठे हो जाएं। ठीक है सर। फिर जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है जिसमें आप अमाउंट्स को चेक करते हो, उसके लिए अगेन आप ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हो, ताकि आपको सामने वाले की सैलरी टेस्ट हो जाए। सैलरी स्लिप्स ले सकते हो, बोनस की वर्किंग ले सकते हो, इंक्रीमेंट लेटर ले सकते हो।
और एफएनएफ सेटलमेंट की वर्किंग ले सकते हो। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि कहीं ना कहीं जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं उसी के साथ साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। हाँ, एंड आपको नहीं लगता ये बहुत एफिशिएंट हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो यही बात तो यहां लिखी है। तो सारे बच्चे यहां से रीड करो, देखो क्या बताया शुभम सर ने। मैंने कहा जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वो इंफॉर्मेशन से आप सपोर्ट कर सकते हो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के असेसमेंट। ठीक है सर। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया अबाउट द अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर, उसकी असर्शंस एंड कंट्रोल्स। तो भले ही आपका प्रोसीजर जो था वो स्पेसिफिकली इस चीज को लेके नहीं था कि आपको सब्सटेंटिव करना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर भी आपको हो सकता है एविडेंस मिल जाए। सो यू मे परफॉर्म सब्सटेंटिव और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कॉन्करेंटली, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के साथ साथ आप ये कर सकते हो बिकॉज इट इज एफिशिएंट टू डू सो। कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए एफिशिएंट है। बात समझ आती है मित्रों? हाँ सर। फिर हमने स्टार्ट किया ऐसे 330 के साथ। सर एक बात बताओ, क्या ऐसे 330 और 315 का कोई लेना देना है? क्या ऐसे 330 और 315 का कोई लेना देना है? मैंने कहा है। जो लेना देना है बाहुबली और बाहुबली रिटर्न्स का, जो लेना देना है बाहुबली और बाहुबली रिटर्न्स का, धूम और धूम 2 का, गोलमाल और गोलमाल रिटर्न्स का, वही लेना देना है ऐसे 315 और 330। यानी ये इसका सीक्वल है, यानी ये कहीं ना कहीं इसका सीक्वल है। भाई साहब बॉलीवुड की फील ऑडिट में। तो 315 ने कहा था आइडेंटिफाई और असेस करेंगे रोमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और एनवायरमेंट। अब जो रिस्क असेस करिए उसके बेसिस पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी तो करेंगे, यानी उस रिस्क पे क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्ड। तो ये 330 कहता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, यानी AR स्क्वायर। प्यार से बोल दो AR स्क्वायर। तो हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? बाय परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब ये कहता है जब आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हो, दो चीजें कंसीडर करना। क्या? सबसे पहले कंसीडर करना जो रिस्क आपने असेस करी वो क्यों करी, यानी जो आपने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट 10% निकाली थी ना मेरे साथ, हाँ वो क्यों निकाली? सर क्योंकि 40% इनहेरेंट रिस्क थी, उसको मल्टीप्लाई किया 25% कंट्रोल रिस्क से। तो मैंने कहा वो लिख दो कि जो इनहेरेंट रिस्क है वो किस बेसिस पे आती है? लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड। तो लाइक्लीहुड ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एबीसीडी। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रॉड, आर रिलेटेड पार्टी। अगर ये चीजें ज्यादा है तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगी। ठीक है सर। कंट्रोल रिस्क में आपने बोलना है कि भाई जब आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 10% निकाली ना, एक्चुअल में कितनी थी? 40%। इनहेरेंट रिस्क जो 40% थी ये 10% पे कैसे आई? क्योंकि आपने माना कंट्रोल्स आर 75% इफेक्टिव। कहीं ना कहीं आपने 40% इनहेरेंट रिस्क को 25% कंट्रोल रिस्क से मल्टीप्लाई किया, तभी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 10% आई। तो इनडायरेक्टली ये भी तो करा, 75% आपने कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना है। तो अगर आपने कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना है तो चेक भी करना पड़ेगा, तो आपको इनको चेक भी करना पड़ेगा। सो आपने यहां पे बोलना है वेदर द रिस्क असेसमेंट कंसीडर्ड द रेलेवेंट कंट्रोल, देयरफॉर रिक्वायरिंग द ऑडिटर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। यानी कहीं ना कहीं आप कंट्रोल्स पे रिलाय करके चलना चाहते हो। और लास्ट में कहता है अगर रोमम ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क कम करनी पड़ेगी, यानी मोर परसुएसिव एविडेंस हायर द असेसमेंट ऑफ रिस्क। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? यस सर। तो ये इस तरह से आपने यहां पे कवर करके चलना है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज इस बात को इग्नोर मत करना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे से एक बच्चा आके बोलता है सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना क्यों है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना क्यों है? तो मैंने कहा टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना इसलिए ताकि आपको एविडेंस मिले अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तो बच्चा कहता है वही तो पूछ रहा हूं कि मुझे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को लेकर एविडेंस चाहिए क्यों? तो मैंने कहा इसका जवाब छुपाए दो लोगों के पास, एक तो पहले वाला प्रोसीजर, एक बाद वाला प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पहले प्रोसीजर कौन सा करके आए हो? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो क्या आपने वहां पे कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना था? हाँ माना था, तो टेस्ट करो। तो कह रहे जब भी आपकी असेसमेंट ऑफ रोमम हैज अ एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो बाबू टेस्ट करना पड़ेगा। यानी वही जो ऊपर लाइन लिखी थी दैट ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स टू डिजाइन द आंटी ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है सर। या फिर जो बाद वाला प्रोसीजर है वो काफी नहीं है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, तो फिर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना ही करना पड़ेगा। अब लॉजिकली सोच के बताना सारे बच्चे, ये चीज मैं YouTube वालों से भी पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताना, भले ही वीडियो को पॉज कर देना। अगर मैं कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलाय करना चाहता हूं तो मैं एविडेंस ज्यादा लूंगा या कम लूंगा? जल्दी से बताओ, कमेंट करना है फटाफट। अगर मैं कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलाय करना चाहता हूं तो मैं एविडेंस ज्यादा लूंगा या कम लूंगा? सर हम ज्यादा एविडेंस लेंगे। तो यही बात यहां पे लिखी है, मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ग्रेटर द रिलायंस ऑन कंट्रोल। डन 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 डन। फिर सर आपकी टेस्टिंग अप्रोच दो हो सकती है, या तो आप सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर करो, यानी आप कंट्रोल्स पर रिलाय नहीं करना चाहते, तो ऐसे केस में कंट्रोल्स को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर मीठा मीठा, मैंने कहा मीठा मीठा, यानी पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और अगर कंट्रोल्स अच्छे लगे तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम करेंगे, यानी दिस इज द केस ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल। अब शुभम सर इससे रिलेटेड अगर एक मीठा सा क्वेश्चन हो जाता तो मैं करा देता। तो मैंने कहा यहां तक आपकी जो भी बातें थी मैंने कवर करा दी आपको। ठीक है सर।
अब यहां पे एक छोटी सी बात दे रखी है सर, क्या हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। ये कब चाहिए? जब आपकी जो अप्रोच है ना, दिस इज प्राइमरीली मेन फोकस इज ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर हम सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे फोकस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल टू गेट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ओनली फ्रॉम सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो यही बात मैंने आपको यहां पे बताई कि कहीं ना कहीं दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर दोनों को साथ साथ लेना है तो कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। अब आ जाओ, इसका एक बढ़िया क्वेश्चन करा देता हूं। सारे बच्चे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द इजी पार्ट, सेकंड वाला पार्ट करा रहा हूं, देखो फोकस करके। ये क्वेश्चन कहता है ऐसे 330 ने लिखा है आप परफॉर्म करोगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू गेट एविडेंस अबाउट द कंट्रोल्स। कब ये टेस्ट करने हैं? तो मैंने कहा कब पूछ ले चाहे क्यों पूछ ले, कब पूछ ले चाहे क्यों पूछ ले कि टेस्ट क्यों करने हैं। इसका आंसर आपके रैप और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के पास छुपा है कि अगर रैप में आपने रिस्क असेस करते वक्त माना था कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो टेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको लगता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स काफी नहीं है तो कंट्रोल्स टेस्ट करना पड़ेगा। क्या पहले पार्ट का आंसर क्लियर है? क्लियर है सर। सेकंड पार्ट कहता है कि अगर आप कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलाई करना चाहते हो तो बताओ इसका क्या इफेक्ट होगा ऑन द ऑडिट एविडेंस। मैंने कहा सिंपल है, अगर ज्यादा रिलाई करना है तो ज्यादा एविडेंस लेंगे, तो यही बात लिखी है, मोर एविडेंस मोर द रिलायंस ऑन कंट्रोल। डील डन? डन सर। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अरे थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मुझे बताओ व्हाई इज अ हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस रिक्वायर्ड अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। क्योंकि सर हमारी अप्रोच ही वही है, हमें इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी अप्रोच ही यही है कि हमें प्राइमरीली कंट्रोल टेस्टिंग करनी है। तो ये कहता है हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस कैन बी सॉट अबाउट द कंट्रोल्स बिकॉज हमारी जो अप्रोच है, फोकस किस पे करना है? अप्रोच पे। जो अप्रोच है इट इज प्राइमरीली द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्यों प्राइमरीली टेस्ट ऑफ कंट्रोल? क्योंकि जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं देते, वो हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं देते। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कि जब भी आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे तो इसमें कौन कौन से प्रोसीजर कर सकते हो? तो हमारे पास 5 प्रोसीजर्स हैं। अगेन AEIOU, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, E फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, I फॉर इंक्वायरी इंस्पेक्शन, O फॉर ऑब्जर्वेशन एंड U फॉर रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। ठीक है, ठीक है सर। अब जब मैं कंट्रोल्स की बात कर रहा हूं, प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो क्या प्रोसेस में कुछ एनालिसिस हो सकता है कि इस बार के प्रोसेस को पिछले बार के प्रोसेस से कंपेयर किया और कोई डेविएशन निकाला? मैंने कहा ये सब नहीं होता। ये जो एनालिसिस वगैरह होता है ये अमाउंट्स के लिए होता है, प्रोसेसेस के लिए थोड़ी होता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं। जब इंटरनल कंट्रोल है तो एक्सटर्नल वाला क्या ही बताएगा। इंक्वायरी कर सकते हो कि कंट्रोल कैसे हैं, तो इससे आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। इंस्पेक्शन कर सकते हो, इससे भी टेस्टिंग हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इससे भी टेस्टिंग हो जाएगी। रिकैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि कोई अमाउंट नहीं है जिसको रिकैलकुलेट करते हो, बट हां आप कंट्रोल को खुद रीपरफॉर्म कर सकते हो कि कंट्रोल ठीक से हुआ है कि नहीं। तो इसी लॉजिक को यूज करके इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रीपरफॉर्मेंस हमने पूरा आंसर कॉन्सेप्चुअली तैयार कर लिया। तो मैंने कहा सबसे पहले बात करते हैं इंक्वायरी की, कि इंक्वायरी अकेले अकेले काम नहीं करेगी, इसके साथ ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। ये कौन से इंटरनल कंट्रोल्स के लिए? जिनकी कोई भी ऑडिट ट्रेल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसने एक्चुअली में कंट्रोल को परफॉर्म किया, हु परफॉर्म्स द फंक्शन एंड नॉट मेयरली हु इज सपोज टू डू इट, तो यहां पे आप क्या करोगे? इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल है कि इन्वेंट्री काउंट विल बी परफॉर्म्ड बाय 2 एम्प्लॉइज, तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला? इंक्वायरी करके। अब इसके बारे में एक्चुअल में कैसे दिखेगा कि कौन कर रहा है? मैंने कहा ऑब्जर्व करके। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक्चुअल में इन्वेंट्री काउंट वही 2 लोग कर रहे हैं या नहीं। तो जो भी ऐसा इंटरनल कंट्रोल होता है जिसमें कोई ऑडिट ट्रेल नहीं होती, मतलब खुद ही जाके देखना पड़ेगा, वहां पे इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन काम आएंगे। ठीक है सर। फिर आता है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांजेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। एग्जांपल ऑफ सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन इज ऑथोराइजिंग द ट्रांजेक्शन। तो मान लो एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल है कि जो भी परचेज ऑर्डर होंगे मोर देन 1 लाख रुपीज दे विल बी ऑथोराइज्ड बाय द सीनियर मैनेजर। तो इस कंट्रोल को लेके आप सैंपल डॉक्यूमेंट्स चेक करके चल सकते हो। ठीक है, तो इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगला पॉइंट कहता है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस का मतलब है जो कंट्रोल एंटिटी ने परफॉर्म किया अब आप उसको इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करोगे। दैट इज इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ एंटिटी। एग्जांपल, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? एज अ कंट्रोल, ताकि जो बुक्स में बैंक का बैलेंस आ रहा है और जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है इसको आप रिकंसाइल कर सको और कोई भी दिक्कत है तो उसको आप बुक्स में ठीक कर सको। तो जो मैनेजमेंट ने बीआरएस बनाया वैसी बीआरएस आप भी बनाओ ताकि पता चले इनका बीआरएस ठीक है या नहीं। लास्ट पॉइंट कहता है, एक अलग सा पॉइंट है, इस पे फोकस करना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस और आईटी फंक्शन। अब यहां पे सर कौन से कंट्रोल्स हो सकते हैं? एक्सेस कंट्रोल्स और प्रोग्राम चेंज कंट्रोल। इसका एग्जांपल मैंने क्या पढ़ाया था कि जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है
उसमें देख लेना एक्सेस कंट्रोल के नाम पे क्या होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन। हर यूजर के पास अपना यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, ठीक है सर। प्रोग्राम चेंज का मतलब है अगर अकाउंटिंग सिस्टम में कोई भी अपडेट्स आते हैं तो वो अपडेट्स भी प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड होने चाहिए, वरना कोई वायरस वगैरह या दिक्कत वगैरह आ सकती है। तो इन्हीं चार बातों को आपने ध्यान रखना है। इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन ये कब करना है, जब कोई ऑडिट ट्रेल नहीं है, तो खुद ही जाके देखना पड़ेगा कि कैसे कंट्रोल परफॉर्म हो रहा है, ठीक है सर। फिर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को, एग्जांपल ट्रांजेक्शन की ऑथराइजेशन। तीसरा रीपरफॉर्मेंस, इसका क्लासिक एग्जांपल है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रीपरफॉर्म करना मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करना वो कंट्रोल जो ऑलरेडी एंटिटी कर चुकी है। एंड लास्ट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल आईटी वाले यानी कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन और आईटी फंक्शन, जिसमें हमने एक्सेस और प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स की बात की। अब यही की यही चीज आपकी बुक में दे रखी है, इसको आप यहां से एक बार रीड कर सकते हो। फटाफट आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक पे सर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। सारे बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 10 किसकी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सीएबी इज द ऑडिटर ऑफ स्टार लिमिटेड। ही वांट्स टू इंश्योर दैट कंपनी हैज करेक्टली reconciled the bank accounts and understand whether and how far the internal control system was operating in the company। बताओ ये कौन सा टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। सर सिंपल सी बात है, दिस इज रीपरफॉर्मेंस, और रीपरफॉर्मेंस को हमने यहां पे डिफाइन कर दिया, यानी इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द कंट्रोल्स व्हिच वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड बाय द एंटिटी, ठीक है सर। अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द अदर प्रोसीजर्स व्हिच कैन बी अप्लाइड इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो अदर प्रोसीजर शुभम सर ने ऑलरेडी सिखा दिए। इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन साथ साथ जाते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आईटी वाले, आईटी यानी कंट्रोल्स ओवर कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस और आईटी फंक्शन। डन 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 सर। सितंबर 24 का क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है सर, ये कहता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। यानी सपोज एंटिटी का अगर कंट्रोल है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का, तो आप उनसे पूछो हाउ इट इज डन। यानी कोई बंदा प्रिपेयर करता है, कोई बंदा अप्रूव करता है, तो देखो कौन प्रिपेयर करता है, कौन अप्रूव करता है, प्लस किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, क्या ये चीज मंथली हो रही है या नहीं। तो तीन चीजों को लेकर आपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का एविडेंस लेना है। हाउ द कंट्रोल इज अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड, बाय हुम द कंट्रोल्स वर अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड, एंड कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड। ये तीन बातें आपको अच्छे से समझी हुई होनी चाहिए। अब शुभम सर ने एक मजेदार बात बताई, बताओ क्या बताया, बताओ क्या बताया। शुभम सर ने हमको एक कॉन्सेप्ट बताया अबाउट इनडायरेक्ट कंट्रोल। ये कहता है कि हो सकता है आपका जो इंटरनल कंट्रोल है ना, ये डिपेंड करता है बाकी कंट्रोल्स पे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक प्राइमरी कंट्रोल अभी ऊपर बताया था कि जो भी परचेज ऑर्डर होगा मोर देन 1 लाख, उसका अप्रूवल कौन देगा, सीनियर मैनेजर। ये क्या हो गया, प्राइमरी कंट्रोल। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है मैंने कहीं ना कहीं एज अ जूनियर सीनियर मैनेजर का यूजर आईडी और पासवर्ड ले रखा है, तो फिर तो अगर सीनियर मैनेजर का यूजर आईडी और पासवर्ड किसी के पास भी होगा तो कोई भी अप्रूव कर देगा। तो मैंने कहा इसके लिए एक और कंट्रोल चाहिए, इंश्योर कि जो सीनियर मैनेजर है सिर्फ वही अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। सीनियर मैनेजर के सिस्टम का एक्सेस सिर्फ उसी के पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं। यानी ये इनडायरेक्ट कंट्रोल भी जरूरी है। तो यही बात लिख रखी है कि अगर कोई इंटरनल कंट्रोल डिपेंडेंट है किसी और कंट्रोल पे, तो हमको उस इनडायरेक्ट कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को भी चेक करना पड़ेगा। तो मित्रों यही की यही बात आपके यहां पे दे रखी है। एक बार आ जाओ फटाफट बुक से गो थ्रू करा देता हूं। रिवीजन के अंदर रिवीजन ये कहता है आपने बाकी प्रोसीजर्स भी करने पड़ सकते हैं इंक्वायरी के साथ, बिकॉज इंक्वायरी काफी नहीं है। तो आपने तीन चीजें देखनी है, हाउ, कंसिस्टेंसी एंड बाय हुम द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, ठीक है सर। अगर कोई इनडायरेक्ट कंट्रोल है, यानी जो कंट्रोल है वो डिपेंडेंट है ऑन अदर कंट्रोल, दैट इज द इनडायरेक्ट कंट्रोल, तो उसको लेके भी आपको एविडेंस लेना पड़ेगा। याद रहे इंक्वायरी अकेले अकेले काफी नहीं है। इंक्वायरी के साथ साथ अगर आप इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस कर लो तो मजा आ जाएगा। इंक्वायरी के साथ इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस कर लो तो मजा आ जाएगा एज कंपेयर टू इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन। ये कुछ छोटी छोटी बातें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। सर क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था, मैंने कहा सबसे मसालेदार क्वेश्चन यही है कि बताओ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो करना है, लेकिन कितना एविडेंस इकट्ठा करें। कितना एविडेंस यानी एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, हाउ मच एविडेंस डू वी नीड टू कलेक्ट। तो मैंने कहा ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सारे के सारे बच्चे आ जाओ इन फैक्टर्स को रिवाइज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे हमें कितना रेलिवेंट और रिलायबल एविडेंस चाहिए। रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर लगता है ज्यादा रेलिवेंट और रिलायबल एविडेंस चाहिए तो ज्यादा टेस्टिंग करो, ठीक है सर। फिर आता है लेंथ ऑफ टाइम। लेंथ ऑफ टाइम का मतलब है कि कितना टाइम पीरियड है जिसके लिए आप कंट्रोल्स पे रिलाय करना चाहते हो। अगर आप हाफ ईयर के लिए रिलाय करना चाहते हो तो कम एविडेंस लगेगा, फुल ईयर के लिए रिलाय करना चाहते हो तो ज्यादा एविडेंस लगेगा, ठीक है सर। फिर आता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। अगर आपको लगता है एरर्स की परसेंटेज ज्यादा हो सकती है तो ज्यादा टेस्टिंग करके चलो। फिर कहता है एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू द सेम असर्शन। यानी मान लो मैं सेल्स की टेस्टिंग कर रहा हूं, इसकी असर्शंस क्या होती हैं, OC ACC, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। मान लो एक्यूरेसी के लिए एंटिटी के पास दो कंट्रोल्स हैं। सर दोनों कंट्रोल्स क्या हैं, एक तो मैनेजर है जो रिव्यू करता है सेल्स इनवॉइस को देखने के लिए कि ठीक से है कि नहीं, ठीक है सर।
दूसरा इनका एक ऑटोमेटेड इंटरनल कंट्रोल है जो मैच करता है कि जो अमाउंट सेल्स ऑर्डर में आ रही है वही इनवॉइस में आ रही है कि नहीं। और मैं बताऊं, इस ऑटोमेटेड कंट्रोल को मैंने टेस्ट करा और ये एकदम ठीक है। तो सारे बच्चे एक बात बताना, जब मैं ऑलरेडी एक कंट्रोल टेस्ट कर चुका हूं इस असर्शन पे, तो क्या मुझे दूसरे कंट्रोल में ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत है? नहीं सर। यहां अगर आप कम एविडेंस भी लोगे तो आपका काम चल जाएगा। एंड लास्ट में आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल। अगर कोई एनुअल कंट्रोल है तो उसमें एक ही एविडेंस अवेलेबल होगा, एक ही सैंपल काफी है। बट अगर कोई मंथली कंट्रोल है तो उसके आप 2 से 3 सैंपल ले सकते हो, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग बढ़ जाएगी। तो क्योंकि अब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा दिए, सर इसको हमें कैसे याद रखना है, मैंने कहा बड़ा सिंपल है। जो एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कितना एविडेंस लेना है, उससे हमें चाहिए रिलीफ। उससे हमें चाहिए रिलीफ। रिलीफ का मतलब है RE का मतलब है रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, जो आपको चाहिए फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। L का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ टाइम जिसके लिए आप कंट्रोल पे रिलाय करना चाहते हो। E फॉर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन एक्सपेक्टेड इन द इंटरनल कंट्रोल। E फॉर एक्सटेंट टू विच एविडेंस इज अवेलेबल फ्रॉम द टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू सेम असर्शन। एंड F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल। तो भले ही अगर चाहो तो फटाफट वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, 5 पॉइंट्स रिवाइज करो और फिर मेरे साथ आगे बढ़ना। सेम टू सेम चीज आपके क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके एमटीपी जैन 25 में भी आया, आरटीपी नवंबर 20। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लास्ट लाइन पढ़ो, डिस्कस द मैटर्स जो आपको डिटरमाइन करेंगे एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो बोलना हमें टेस्टिंग से क्या चाहिए? रिलीफ। और यही की यही 5 बातें आपने यहां पे कवर करके चलनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये वाला बात आपने बस समझ के चलनी है, कुछ नहीं है। ये कहता है नेचर ऑफ कंट्रोल्स की बात कर ली कि नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या क्या हो सकते हैं। हाँ सर, ये नेचर ऑफ प्रोसीजर ही तो थे। हाँ सर। टाइमिंग की बात कर ली, मैंने कहा टाइमिंग की बात नहीं करी, टाइमिंग अभी बताऊंगा। एक्सटेंट की बात मैंने कर ली, तो आ जाओ टाइमिंग की बात कर लेते हैं। टाइमिंग के लिए कहता है कि पहले तो आप बताओ कंट्रोल्स पे रिलाय कब करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या थ्रू आउट द पीरियड। मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा कि जो ऑडिट एविडेंस चाहिए वो एक पॉइंट इन टाइम पे चाहिए या ओवर अ पीरियड। अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री काउंट, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, क्या ये पूरे साल चलता रहता है? मैंने कहा नहीं, ये साल के एंड पे होता है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे होता है। तो यहां आप ऑडिट एविडेंस एक पॉइंट इन टाइम पे लोगे, ठीक है सर। बट अगर मैं बात करूं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स का ख्याल रखना, उसकी देखभाल करना, ये कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर करता है, ये पूरे साल करता है। तो यहां आपको एविडेंस चाहिए थ्रू आउट द पीरियड, यहां आपको एविडेंस चाहिए ओवर अ पीरियड, यानी टेस्टिंग द मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो यही बात आपकी बुक में दे रखी है। आ जाओ एक बार तीनों पॉइंट्स वापस रिवाइज करा देता हूं। ये कहता है टाइमिंग क्या मतलब है कि आप कंट्रोल को पर्टिकुलर टाइम पे देखोगे या थ्रू आउट द पीरियड। किसके लिए आप इस पे रिलाय करना चाहते हो, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आपको जो एविडेंस चाहिए वो पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे चाहिए, यानी इन्वेंट्री काउंटिंग का एग्जांपल ले लो, या आपको ओवर अ पीरियड चाहिए, यानी टेस्टिंग द मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो ये मीठी मीठी बात बस समझ के चलना। अब सर मेरे पास एक बच्चा आया और बोलता है शुभम सर मैंने 2 साल का ऑडिट करना है। एक ऑडिट मैंने पिछले साल किया, एक ऑडिट मैं इस साल कर रहा हूं। तो मैंने जब पिछले साल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए तो मैंने एविडेंस इकट्ठा किया, क्या मैं उसको इस साल यूज कर लूं? मैंने कहा तुमको कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। अगर प्रीवियस ऑडिट पीरियड का एविडेंस इस साल यूज करना है तो कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। सर क्या कंसीडर करना पड़ेगा? मैंने कहा इस चार्ट को रेफर करो। सबसे पहले तो आपको इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी 3 चीजों की। अगर ये इफेक्टिव है तो फिर यूज कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले जो कंट्रोल एक्टिविटीज हैं, यानी कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें देखो कि पिछली बार कितनी डेविएशंस मिली थी, क्या कोई पर्सोनल में चेंजेस हैं। अगर लगता है डेविएशन ज्यादा थी, पर्सोनल में चेंजेस हैं, तो वापस टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कंट्रोल एक्टिविटीज के अलावा शुभम सर ने क्या कंपोनेंट्स पढ़ाए थे? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, मॉनिटरिंग, इनकी इफेक्टिवनेस देखो। एंड इसके अलावा आगे वाला चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनरल आईटी कंट्रोल। तो अगर लगता है जनरल आईटी कंट्रोल इफेक्टिव है तो आप इसका एविडेंस यूज कर सकते हो। तो 3 चीजों की इफेक्टिवनेस याद रखना, मेन कंट्रोल की, उसमें देखना डेविएशन और पर्सोनल चेंजेस, अदर एलिमेंट्स की, और जनरल आईटी कंट्रोल। इजी सर। साथ ही साथ रिस्क वाले 2 पॉइंट देखना, रिस्क फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल। अगर लगता है मैनुअल कंट्रोल है तो वापस टेस्ट करना पड़ेगा, इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल है तो अगर पिछले साल अच्छा था तो वापस उसका एविडेंस यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और कितना आप कंट्रोल पे रिलाय करना चाहते हो। अगर लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है और आप रिलाय ज्यादा करना चाहते हो तो वापस टेस्ट करो। पर लगता है नहीं रिस्क कम है, हम रिलाय कम करना चाहते हैं, तो वापस टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो इन 5 बातों को आपने ध्यान रखना है, मेन कंट्रोल का इफेक्टिवनेस, उसके एलिमेंट्स का इफेक्टिवनेस और जनरल आईटी कंट्रोल्स का इफेक्टिवनेस। रिस्क वाले 2 पॉइंट कहते हैं रिस्क फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक मतलब मैनुअल और ऑटोमेटेड, प्लस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और आप कितना रिलाय करना चाहते हो। अगर आप इस चार्ट को अपने माइंड में बिठा लोगे, पूरा का पूरा आंसर डन। अब ध्यान रहे,
अगर पिछले ऑडिट का एविडेंस यूज करने वाले हो तो चेक करो वो आज के लिए रेलिवेंट है कि नहीं। वो रेलिवेंट कब होगा? अगर उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है। अगर कंट्रोल में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है तो फिर आप एविडेंस को यूज कर सकते हो। तो अगर आप अपनी किताब में देखोगे यही के ये पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट बस और दे रखा है कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए और कंट्रोल्स में चेंज नहीं है तो फिर आपको रिटेस्ट करना पड़ेगा कि कंट्रोल ठीक चल रहा है या नहीं। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी करा दी। अब एक बार आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। सर क्वेश्चन बैंक पे आपके पास है क्वेश्चन 9, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे कि एक ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा टू सी वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज द एविडेंस ऑफ प्रीवियस ऑडिट। तो जो आपको मैंने चार्ट बना के दिया उससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है बॉस? ठीक है सर। अब आओ मेरे साथ, अब आओ मेरे साथ। मैंने कहा अब बचे हैं बस लास्ट के कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक कहता है स्पेसिफिक इंक्वायरीज जब भी आपको इंटरनल कंट्रोल्स में डेविएशन मिलेगी। तो जब भी कंट्रोल में डेविएशन मिले तो देखो क्या मैटर है, क्या मैटर है और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। व्हाट कैन बी द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज। तो अगर अनऑथोराइज परचेज ऑर्डर दिखता है तो उसकी वजह से क्या होगी? अनऑथोराइज परचेजेस। बस इतनी सी बात समझनी है। अब सर क्वेश्चन तो इंक्वायरीज का था बट कोई इंक्वायरी दे नहीं रखी। इन बदमाशों ने कोई इंक्वायरी दे नहीं रखी। बस इतना पता लगाना है कि क्या ये 3 चीजें करने की जरूरत है, यानी ऑल्सो डिटरमाइन क्या आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल से एप्रोप्रिएट बेसिस मिला। दिक्कत मिली है ना, डेविएशन मिली है कंट्रोल में, तो अब अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप से सवाल पूछो कि क्या आपको एप्रोप्रिएट बेसिस मिला टू रिलाय ऑन द कंट्रोल। अगर लगता है नहीं नहीं कंट्रोल पे रिलाय नहीं कर सकते तो 2 ऑप्शन है, या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की मात्रा बढ़ा दो या दूसरे वाले प्रोसीजर के पास जाओ यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो ये कहता है ऐसे केस में यू कैन डिटरमाइन वेदर एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल नेसेसरी और हमको रिस्क को एड्रेस करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने पड़ेंगे। तो इसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन दे रखा। आपके स्टडी मटेरियल में भी सेम क्वेश्चन है, एमटीपी का भी सेम क्वेश्चन है। एक बार आ जाओ यहां से रिवाइज करा देता हूं। कहता है XYZ एंड एसोसिएट CS व्हाइल इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, इनको डेविएशन मिल गई। तो बताओ क्या क्या इंक्वायरी करेंगे। मैंने कहा नाम इंक्वायरी है, कोई इंक्वायरी दे नहीं रखी, सारा सेल्फ एनालिसिस है। तो ये कहता है आप अपने आप से पूछ लो, अपने आप से इंक्वायरी करो, क्या आपको टीओसी से एप्रोप्रिएट बेसिस मिला टू रिलाय ऑन द कंट्रोल। अगर नहीं तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो टीओसी करो या सब्सटेंटिव प्रोसीजर से रिस्क को एड्रेस करो। डन डना डन डन, ओए डन डना डन डन। अब सर जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बात हो रही है तो अगला टॉपिक ये डिस्कस करते हैं। कम टू योर नोटबुक। आ गए सर। तो मैंने कहा सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब है एक ऐसा ऑडिट प्रोसीजर जिससे आप डिटेक्ट करते हो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। असर्शन लेवल यानी कोई पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर को फर्दर क्लासिफाई किसमें करते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल यानी अब आप डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको देखो, इसको कहते हैं वाउचिंग और वेरिफिकेशन। पीएनएल आइटम्स के लिए वाउचिंग, बैलेंस शीट आइटम्स के लिए वेरिफिकेशन। या फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जिसकी बात मैं आपको ऐसे 520 के लेक्चर में और डिटेल में कराने वाला हूं। ये चीज मैं ऐसे 520 में और डिटेल में कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है सर। अब ये कहता है कि हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे करने हैं, मतलब कब हम सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, कब हम सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल कर सकते हैं, कब कॉम्बिनेशन करना है, ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस में। तो ये कहता है कि हो सकता है आप सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर करो टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। ये कब होगा? जब आपकी रिस्क असेसमेंट ऐसा कहती है कि ठीक है, यानी रिस्क असेसमेंट इज सपोर्टेड बाय टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो अगर आपको लगता है रिस्क कम है और कंट्रोल्स की टेस्टिंग करके ये बात पक्का हो चुकी है कि हाँ एक्चुअल में कंट्रोल रिस्क कम है, तो फिर सिर्फ एनालिटिकल कर लो, चल जाएगा। या फिर कई बार आपको लगेगा नहीं नहीं सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल करना है क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है। एंड जनरली क्या होता है, मैंने कहा जनरली देयर इज अ कॉम्बिनेशन। यहां कॉम्बिनेशन होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर का। ठीक है, तो ये 3 मीठी मीठी बातें बस आपने ध्यान रखनी है। अगर लगता है कंट्रोल्स अनसेटिस्फैक्टरी हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। डन 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 सर। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पॉइंट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पॉइंट। तो मैंने कहा क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर जरूरी है? हाँ है। फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी रिस्क असेस करी है, फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी रिस्क असेस करी है, सब्सटेंटिव तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्यों करना पड़ेगा? कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है। क्यों? दोनों प्रोसीजर्स में इसका आंसर छुपा है। जैसे मैंने आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल में बताया था ना बाकी प्रोसीजर में इसका आंसर छुपा है, वैसे इस केस में भी दोनों प्रोसीजर में इसका आंसर छुपा है। अब बताओ सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना जरूरी क्यों है? क्योंकि सर जब आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करे ना, दैट इज जजमेंटल। योर रिस्क असेसमेंट इज जजमेंटल। हो सकता है आपको सारी रिस्क मिली ना हो। और अगर मैं टीओसी की बात करूं तो इंटरनल कंट्रोल्स के तो हमको पता है, इंटरनल कंट्रोल्स के तो हमको बदमाशियां पता है, इनके अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं, तो हो सकता है इनके अंदर दिक्कतें हो और आपको पता भी ना चली हो। सो देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल लाइक मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। तो ये आपने बात समझ के चलनी है। डन 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 सर। तो यहां आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जस्ट एज अ एडिशनल मजे मजे थिंग, जस्ट एज अ एडिशनल मजे मजे थिंग, मैं आपको क्या करा रहा हूं, मैं आपको 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहां पे इस रिवीजन में कवर कराने वाला हूं। फटाफट फटाफट देखते जाना। ठीक है, सारे बच्चे इधर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ये कहता है आप ऑडिटर हो और आपने देखा कैश इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, जबकि इनके कंट्रोल्स में था ये करना चाहिए। अगेन इनके कंट्रोल्स में था कि ऑफिशियल जो है
कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल जो है वो इस चीज को देखेगा कि कैश डिपॉजिट हो रही है और उसने अटेंशन नहीं दिया। तो जब कंट्रोल्स अपना काम नहीं करते तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं कंट्रोल डेफिशिएंसी। तो ये बोल रहा है कि ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से क्या है, तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर कंट्रोल्स अपना काम ना करे तो इट इज अ डेफिशिएंसी। दैट मींस कंट्रोल्स प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे मिस स्टेटमेंट को। ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कंपनी का जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये 1.2 से 1.75 पे चला गया है। ठीक है सर। तो क्या ये जो आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हो, इसको कौन सा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोले? तो मैंने कहा आप रेशियो एनालिसिस कर रहे हो, ये हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है सर। क्या इसका कोई रिलेशन है अगर कंपनी की लिस्टिंग होनी है स्टॉक एक्सचेंज पे? मैंने कहा हाँ, हो सकता है लिस्टिंग कराने के चक्कर में इन्होंने अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में मिसस्टेटमेंट्स डाली हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। हो सकता है ये आर्टिफिशियली इसको अच्छा दिखा रहे हैं क्योंकि इनको एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए अपने आईपीओ में। अब इसकी केस स्टडीज भी हमने की थी, इसको भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली केस स्टडी, अगर लगता है कंपनी का रेवेन्यू बहुत गिर गया है तो सर इसका इंपैक्ट किस पे आ सकता है ऑडिट के टर्म्स में? गोइंग कंसर्न पे। तो इसका आंसर हो गया बी। ये कहता है देयर इज अ रिस्क दैट द गोइंग कंसर्न का जो डिस्क्लोजर है इट इज ओमिटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। कह रहे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है आउटडेटेड है, तो अगर प्रोडक्ट्स आउटडेटेड है तो मार्केट में वैल्यू गिर जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू ज्यादा है, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर वैल्यूएशन। कहीं ना कहीं यहां पे रिस्क ऑफ ओवर वैल्यूएशन है। अगला पॉइंट, कंपनी का एक कस्टमर है जो पैसे पे नहीं कर रहा, तो अगर कस्टमर पैसे नहीं कर रहा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू ज्यादा है, तो इट इज अ रिस्क ऑफ ओवर वैल्यूएशन। अगला केस, आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क, अगर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 30 डेज से 90 डेज बढ़ गया। अगर 30 डेज से 90 डेज बढ़ गया यानी कोई इन्वेंट्री नहीं खरीद रहा, हाँ सर, मतलब इन्वेंट्री की डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। तो जब इन्वेंट्री की डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, इन्वेंट्री की वैल्यू गिरेगी, मार्केट वैल्यू गिर गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू ज्यादा है, यानी अगेन अ रिस्क ऑफ ओवर वैल्यूएशन। देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अगला केस, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, तो क्या रिस्क है सर? इसका आंसर ऐसे 501 में मिलेगा। रिस्क है कि आपको एविडेंस नहीं मिलेगा अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ये आपने ऑप्शन सी करके चलना है। डन 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 सर। केस स्टडी 2 ऑफ आईसीआई। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन डिस्क्राइबिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल अबाउट द इंश्योरेंस इन्वेंट्री। तो मैंने कहा था इसमें सारे पॉइंट्स में सब थोड़ी थोड़ी चीजें कवर है, बट आपने वो पॉइंट चुनना है जिसमें सारी चीजें कवर्ड है, तो दैट इज द ऑप्शन बी, जहां पे आपने हर लोकेशन की भी बात कर ली, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की भी बात कर ली, आपने ये भी देख लिया कि क्या सम इंश्योर्ड है वो प्रॉपर है कि नहीं, एंड जो पॉलिसी है वो एक्सपायर्ड नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइबिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री काउंट। तो अगेन सारे पॉइंट्स में कुछ कमी थी, बट पॉइंट नंबर सी सबसे सही था, जिसमें आपने प्रोसीजर्स की बात भी कर ली, ये भी देख लिया सब चीजें ठीक से हो रही हैं, आपने अटेंड भी कर लिया और आपने टेस्ट काउंट भी कर लिया, बाकियों में कुछ ना कुछ कमियां थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि कौन सा सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन है ऑफ द कंट्रोल डेफिशिएंसी, कि इन्होंने बैंक रिकंसिलिएशन टाइमली परफॉर्म नहीं किए। तो सारे बच्चे बताओ बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है? कि आप डेफिशिएंसी भी बताओ और उसका इफेक्ट भी बताओ। तो ये चीज सिर्फ सी पॉइंट में हो रही थी कि आपने डेफिशिएंसी बताई कि बैंक रिकंसिलिएशन टाइमली नहीं हो रहा, जिससे क्या हो सकते हैं? एरर्स हो सकते हैं। एरर्स यानी इट कैन लीड टू मिस स्टेटमेंट इन द कैश एंड बैंक बैलेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर डी पॉइंट गलत क्यों है? मैंने कहा डी पॉइंट में आपने इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी नहीं बताया, डी पॉइंट में आप सजेशन दे रहे हो। आपसे पूछे किसी ने? नहीं, तो ये गलत ऑप्शन है। अब ये कह रहा है क्योंकि नया क्लाइंट है तो यहां पे डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगी। अच्छा, अगर डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है और आप उसको कम करना चाहते हो तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करोगे या कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। तो यही लास्ट पॉइंट है, मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नीड टू बी परफॉर्म्ड इन दिस केस। तो यहां आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली डन डना डन डन। सारी की सारी चीजें शुभम सर ने कवर करा दी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और आखिरी में आज का छोटा सा क्यूटू सा सुविचार। सर क्या? रीड इट। एवरी परफेक्शनिस्ट वॉज वंस अ बिगिनर। फिर से बोल रहा हूं, एवरी परफेक्शनिस्ट वॉज वंस अ बिगिनर। और हम अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे ना सारी चीजें फटाफट एक बारी में हो जाएंगी, अकाउंट्स का क्वेश्चन एक बारी में मेरे से ठीक हो जाएगा, कॉस्टिंग एफएम के तड़कते भड़कते क्वेश्चन एक बारी में मेरे से ठीक हो जाएंगे, ऑडिट के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बारी में मेरे दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, मानना मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, अच्छे से सारी चीजें हो रही हैं, आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे हो, दैट डजंट मीन एक बारी में सब कुछ हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जल्दी का काम शैतान का, और हम अच्छे लोग हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे जो सारी चीजें ना फटाफट हो जाएंगी, आपको फटाफट परफेक्शन आ जाएगा। भाई ये सीए कोर्स है, यहां टॉपर के भी 100 में से 100 नहीं आते। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग परफेक्शनलिज्म फ्रॉम योरसेल्फ। छोड़ दो ये अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना कि नहीं नहीं मैं तो एकदम परफेक्शनिस्ट बनूंगा। अरे ठीक है यार, गलती करना नॉर्मल है, बस उससे सीखते हुए चलो। और मैं बताऊं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप चीजों की प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो, गलतियां करते हो और उनसे सीखते जाते हो, फिर डेफिनेटली आप परफेक्शनलिज्म के पास आ जाते हो।
फिर आप परफेक्शनिस्ट बन जाते हो, फिर आप थोड़ा उसके क्लोज पहुंच जाते हो। तो जो आप अभी स्टेज पे हो, अभी हम किस स्टेज पे हैं? बिगिनर पे। हमें क्या बनना है? थोड़ा थोड़ा परफेक्शनिस्ट के पास जाना है। तो डोंट एक्सपेक्ट इट ऑन डे वन। चुपचाप चुपचाप रोज मेहनत करते चलो, हार्ड वर्क करते चलो, फिर आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है? तो छोटी सी बात है, जितना जल्दी समझ जाओगे उतनी मेहनत कर लोगे और उतने अच्छे आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस रिवीजन। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।